नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई हैं उसको निरंतर तरीके से लगातार अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि अपना जो चैप्टर था दूसरे नंबर का, जो कि विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार वाला, उसके जो है ना क्वेश्चंस अपन ने 20 क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज अपन करने वाले हैं। क्वेश्चंस कौन कौन से रखे गए हैं, तो एएलपी, यूपीपीसीएल, टीजीटी2 और यहाँ पर इसरो, इन तीनों जो वैकेंसीज हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस अभी तक इस चैप्टर में आए हैं, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, वो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि सर नए क्वेश्चंस लेकर आइए, तो मैं आपको बता दूं कि सुनिएगा ध्यान से कि हमने इसमें 3 वैकेंसीज के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो एएलपी के जो क्वेश्चंस है ना इसमें, वो 2019 तक के हैं। कितने तक के हैं? 2019 तक के हैं। और यूपीपीसीएल टीजीटी2 के जो है ना 2021 तक के हैं। 2021 तक के हैं। अब एक बात मेरी सुनना कि 2021 तक के यूपीपीसीएल टीजीटी2 के हैं और एएलपी के यहाँ पर 2019 तक के हैं। तो एएलपी की 2019 के बाद में तो कोई वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई तो कोई पेपर भी नहीं हुआ ना। अब पेपर ही नहीं हुआ तो क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे? नए क्वेश्चंस लाएंगे कहाँ से? यूपीपीसीएल टीजीटी2 की जो 2021 में वैकेंसी थी लास्ट, उसके बाद में अभी आई है 2023 में, फॉर्म भर चुके। 2022 में आई, लास्ट कब आई? 2022 में। अब 2022 में आई, ये आई थी 2020 में, पेपर हुआ तो 2021 में, उसके क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब वैकेंसी आई 2022 में, उसके पेपर अभी हुए नहीं। पेपर ही नहीं हुए तो इनके क्वेश्चंस कहां से लेकर आएंगे? ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, हम वही करवा रहे हैं जो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस इसरो के, तो इसमें क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे 2020 तक के मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। चैनल पर अगर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल क्लास और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, है ना। थ्योरेटिकल क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप तमाम क्लास क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको देखना ही चाहिए, अगर थ्योरेटिकल क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उनको जरूर देखना चाहिए। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। एक नंबर का क्वेश्चन आज के लिए 1 नंबर का है, लेकिन देखिए क्वेश्चन ये 21 वाला है, क्योंकि अपन ने 20 क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में कर लिए थे, तो आज अपन 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करें। जो आपके सामने यहाँ पर जो आपको ये रेती नजर आ रही है, रेती मीन्स होता है फाइल, जो यह फाइल नजर आ रहा है, यह कौन सा प्रकार है? ठीक है, यह कौन सा प्रकार है? तो यह रास्प कट रहती है, या सिंगल कट रहती है, यह डबल कट रहती है, या वक्राकार कट रहती है। तो यह जो है ना, ये डबल कट रहती है। कौन सी रहती, कौन सी रहती है? डबल कट रहती, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यही आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर सिंगल कट दिया है और डबल कट दिया है, तो सिंगल कट रहती कैसी होता है ये भी आप समझ लीजिए। साथ ही साथ मैंने वैसे बता भी रखा है आपको। तो इस तरीके से ये रहती, इस तरीके से अगर कट रहेंगे तो सिंगल कट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आधे इस तरीके से होंगे और कुछ इस तरीके से होंगे, तो ये हो गया डबल कट रेती। और रास पकड़ रेती कैसा होता है, तो यहाँ पर समझना, सभी को मैं समझा दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर इस तरीके से पंच किए जाते हैं, यही क्या होता है? रास्प कट रेती में होता है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा है? रास्प, है ना। ये कौन सा है? डबल कट। और यहाँ पर ये कौन सा है? सिंगल कट, है ना। तो ये सारा का सारा मैंने एक साथ आपको समझा दिया है, इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर अपना आंसर जो है कि क्या है? डबल कट रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। वक्राकार रहती कैसा होता है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं कि इस तरीके से गोल होती है, गोल रहती होती है, और कट भी कैसे होते हैं? ऐसे गोल गोल कट होते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मैंने बता दिया, ये कौन सा होगा? वक्राकार होगा। कौन सा होगा? वक्राकार। ठीक है ना।
तो अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अपन को समझना है और याद करना है। अगला क्वेश्चन है की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। की वेज काटने के लिए अपन है ना जो केप छेनी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? केप छेनी। ध्यान रखना ये जो की वेज है ना, की वेज का मतलब क्या होता है? तो चाबी होती है ना, चाबी जो कि अपने ताले खोलने के लिए काम में लेते हैं। तो जो चाबी होती है ना, तो उनके जो खांचे होते हैं या स्लॉट होते हैं उनको काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर सही होगा? यहाँ पर जो है अपना डी ऑप्शन में जो दिया है के केप छेनी, वही अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? देखिए पाइप में दो प्रकार की चूड़ियां होती हैं। जैसे कि ये पाइप है अपना, ठीक है, ये पाइप है। एक तो चूड़ियां ऊपर की ओर कटी हुई होती है इस तरीके से, ठीक है। ये पाइप है जिसके ये ऊपर वाली चूड़ियां है, ठीक है। और कुछ पाइप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि मान लीजिए इस पाइप, ये पाइप है और एक पाइप इसमें डालना है अपन को, ये वाला पाइप इस वाले में डालना है। तो कुछ पाइप ऐसे होते हैं, ये पाइप है जैसे कि मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसके अंदर चूड़ियां होंगी, है ना, ये अंदर चूड़ियां होंगी इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये कौन सा हो गया? यानी कि अंदर वाली, पाइप के अंदर वाली चूड़ियों को डालने के लिए अपन टेप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेप का। और बाहरी चूड़ियां डालने के लिए अपन डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाहरी चूड़ियां डालने के लिए, बाहरी चूड़ी डालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो डाई का प्रयोग करते हैं। और आंतरिक चूड़ी डालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो टेप का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन को आंतरिक का पूछा है, तो आंतरिक का पूछा है तो यहाँ पर अपना टेप आंसर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ड्रिफ्ट ऑप्शन यहाँ पर सी कंप्लीटली अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दृढ़ परिरक्षी नलिका के संबंधन और असंबंधन के लिए टूल उपकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसके लिए पाइप रेंच का उपयोग करते हैं अपन। यहाँ पर भी अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है। इसमें माप क्या होगा? इसमें माप निकालना है। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। चित्र वैसे आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर से मैं चित्र बना देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर अपने पास क्या है? माइक्रोमीटर है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चित्र बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। पैतालीस, 40 और यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है 30। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन है अंदर, जो कि यहाँ पर तो दे रहा है 0 रीडिंग। ठीक है, कितना रीडिंग दे रहा है? यहाँ पर 0 है ना। और आगे देखिए, आगे इस तरीके से खाली, जो इस तरीके से दो, तो ये है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर दो कर दे, देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.5 0.5 0.5 का अंतर रहेगा, यहाँ पर भी 0.5 का अंतर रहेगा। इसका रीडिंग अपन को निकालना है।
रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्योंकि इसके पास में क्या रहा है, सबसे पास में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। उसके बाद में अपन को क्या दिख रहा है, तो प्लस यहाँ पर ये 0.5 दिख रहा है ना इसमें, तो ये ढाई है, मतलब कि ये क्या हो गया, ढाई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में अपन समझेंगे कि आगे अपन को और क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर इस 40 के और 35 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें, यहाँ से आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 38 के पास आएगा, कितना आएगा, प्लस 38 के पास आएगा, और इंटू इसको किससे करना पड़ेगा, 0.1। ये 0.1 क्यों किया, तो देखिए माइक्रोमीटर का रेंज होता है ना, थ्रेड रेंज होता है, तो इसको याद रखना पड़ता है, 0.01 से गुणा करना ही पड़ेगा, है ना, इससे गुणा अपन को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अपन इसको हल कर देते हैं अब। तो देखिए ये इसमें जोड़ा तो कितना हो गया, 2.5 हो गया, इसको इससे गुणा किया तो क्या आएगा, तो इसको इससे गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 0.38 आएगा। इन दोनों को अपन को क्या करना है, अब जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 8 3 5 8 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो अपना यही कंप्लीटली यहाँ पर क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है निम्नांकित परीक्षण चित्र में उपकरण की पहचान करें और बताइए कि इसका प्रचलन वोल्टता प्रास क्या है। यहाँ पर आपके सामने क्या है, नियॉन टेस्टर है। नियॉन टेस्टर जो कि इससे अपन विद्युत धारा है या नहीं है, फेज सप्लाई है या नहीं है, इसको फेज टेस्टर भी कहते हैं। तो यह सब जांचने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, है ना, इसको फेज टेस्टर भी अपन कहते हैं। नियॉन टेस्टर में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस तरीके से यहाँ पर ये टिप होता है ना, और यहाँ पर इस तरीके से इसकी बॉडी सेक होता है ना, और आगे ये इस तरीके का होता है ना, यहाँ पर ये चालक होता है, यहाँ पर अपन इसको जिस भी चीज को चेक करना है, जिस भी वायर को चेक करना है, इसको लगाया जाता है, और यहाँ से एक वायर जाएगा, और यहाँ पर होता है प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। क्या होता है, ये कार्बन प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर एक नियॉन लैंप होता है, क्या होता है, नियॉन लैंप होता है, नियॉन लैंप होता है। और यहाँ पर एक चालक धातु होती है, जिसको अपन अर्थ देते हैं, इसको टच करते हैं, तब जाके यह वर्क कर पाता है। तो यह होता है ना, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन से पूछा गया है, उसके अनुसार जो अपना आंसर होगा, नियॉन परीक्षक 100 से 150 वोल्ट अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। 100 वोल्ट से 150 वोल्ट कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि अपन इसको साधारण रूप में ना 150 वोल्ट तक काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसको बनाया जाता है 500 वोल्ट तक, क्षमता इसकी 500 वोल्ट तक होती है, लेकिन प्रयोग अपन 150 वोल्ट पर ही इसको करते हैं, ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यंत्र या उपकरण की पहचान करें। ये आपके सामने जो उपकरण है ना, ये प्लायर्स आपको दिख रहा है, ये जो प्लायर्स है इसका नाम क्या है, तो यह फ्लैट है, ये फ्लैट प्लायर है, ये ध्यान रखना, फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक केबल का स्ट्रिपिंग करते वक्त नए ब्लेड को किस कोण यानी कि केबल सतह के साथ पर रखना चाहिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये वायर है, तो इसका ये इंसुलेशन अपन को छीलना है, क्या छीलना है, इंसुलेशन अपन को ये छीलना है। तो यहाँ पर अपन चाकू लगाएंगे, तो इस चाकू को कितना तिरछा लगाकर इसको छीलेंगे, कितना तिरछा लगाकर इसको छीलेंगे, वो पूछा जा रहा है। तो 20 से 45 डिग्री, है ना, इसको झुकाकर अपन जो मतलब 20 से 45 के बीच में झुकाकर इसको अपन इंसुलेशन को हटाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, एक फाइलिंग यानी कि रेती टूल से निर्मित होता है। फाइल किससे बना होता है, फाइल जो है वह मृदु इस्पात से बनता है, मृदु इस्पात से बनता है, किससे बनता है, मृदु इस्पात से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस्पात यानी कि स्टील होता है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, धातु काटने वाली आरी ब्लेड की दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित है, पिच को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो इसको ए ऑप्शन में जो दिया है वही कंप्लीटली सही आंसर रहेगा,
धातु काट आरी ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है। आपके सामने ये उपकरण है, इसका नाम आप बता देंगे। अगर आपने थ्योरेटिकल क्लास ले रखी होगी तो आपको इसका नाम जरूर याद होगा। तो यह क्या है, SWG है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बारे में मैंने पिछली क्लासों में अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है। तो यह क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, जो कि आपका क्या आंसर है, बी ऑप्शन जो कंप्लीटली सही आंसर, तार गेज। क्या कहेंगे इसको अपन, तार गेज कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से मशीन का नट कसने है तो किस औजार का उपयोग करेंगे। तो नट खोलने या कसने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो नट खोलने या कसने के लिए अपन स्पेनर सेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, स्पेनर सेट का उपयोग अपन करते हैं, है ना। स्पेनर सेट का उपयोग अपन करते हैं, जो कि काफी प्रकार के होते हैं, जो भी अपन ने थ्योरेटिकल क्लास में अच्छे से समझ रखा है। अगला क्वेश्चन है ड्रिल करते समय शीतलक की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए ड्रिल करोगे ना आप तो वहां पर घर्षण होगा। जब भी अपन ड्रिल करते हैं तो वहां पर घर्षण होता है, और घर्षण जहां पर भी होता है तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो काफी सारा गर्म हो जाता है। जिस जॉब पर अपन छेद करते हैं वो भी गर्म होगा, और साथ ही जिस बर्मा से यानी कि जिस ड्रिल से अपन छेद करेंगे वो भी क्या होगा, गर्म होगा। तो दोनों गर्म होने की वजह से बर्मा टूट सकता है ना, और इस जॉब को अपन पकड़ भी नहीं सकते। इसलिए इस पर शीतलक यानी कि ठंडक यानी कि पानी डाला जाता है या कूलेंट डाला जाता है, ये ध्यान रखना है ना। पानी डाला जाएगा या कूलेंट डाला जाएगा, जिससे ये क्या रहे, बर्मा और जॉब जो है ना वो ठंडा रहे। तो बर्मा तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, कूलेंट यानी कि शीतलक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित ओपन पाइप वॉइस में भाग की पहचान यानी कि एक्स भाग यानी कि भाग यहाँ पर क्या है, एक नंबर है। इस एक नंबर भाग की पहचान करनी है कि यह आखिरकार क्या है। तो यह क्या है, तर्कु है। क्या है यह, तर्कु है। क्या है यह, ये जो बना हुआ है ना भाग, इस वाले भाग का पूछा है यहाँ पर। तो यह क्या है, ये तर्कु है। ये हैंडल हो गया इधर वाला, और ये जो है ये क्या है, ये वाला ये तर्कु है। ठीक है ना, क्या है, यह तर्कु है। अगला क्वेश्चन है धात्विक चादर के लिए सॉरी धात्विक चादरों के किनारों को मोड़कर जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको सीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका सीमिंग कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो ये जितने भी टूल्स से संबंधित क्वेश्चन थे वह अपन ने कर लिए हैं, है ना। अगला नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा वो थ्योरेटिकल क्लास का मिलेगा, लेकिन अगला जो हफ्ते में वापस से बुधवार का जो दिन आएगा उस पर आपको जो देखने को मिलेगा वह वापस से मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक मौलिक विद्युत एवं विभिन्न पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण क्लास आपकी रहने वाली है फिर से आगे, तो क्लासों को जरूर अंतिम तक जरूर देखा करें, ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझ सके और याद कर सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।